हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12th पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश। जो आपका रेनबो बुक है वही से आपका 10 आपको चुन कर लाए हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आप जानते हैं, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी आप रट कर याद कर ही लेते हैं। बच जाता है क्या? बच जाता है आपका बच जाता है सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि सब्जेक्टिव आप नहीं याद कर पाते हैं। इसलिए आपका हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको सब्जेक्टिव ही पढ़ाया जाए। तो चलिए, हम आपको 10 ऐसे प्रश्न लाए हुए हैं जो कि आपके लिए एग्जाम में तहलका मचाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए, उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए तो जरूर कर लेंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। चलिए, क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं, उनके लिए हम हिंदी में भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, वह हिंदी का भी यहाँ पे समझ सकते हैं, और यहाँ पे चाहे तो वो ट्रांसलेट करके एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए, क्या करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, द स्नेक seemed like a king in exile. What are the qualities that make the snake so majestic? इसका हिंदी क्या हुआ? चलिए, आपको हिंदी भी समझा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि सांप निर्वासित राजा जैसा लग रहा था, मतलब वो ऐसा राजा की तरह क्यों लग रहा था। सबसे पहले बात करिए कहाँ से लिया गया है। तो आपका ये पोएट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है स्नेक, जिसको DH लॉरेंस जी लिखे हुए हैं। ये वही से लिया गया है, क्योंकि आपका एग्जाम में तो सभी चैप्टर से रहेगा ना, इसलिए हम आपको कोशिश करते हैं कि सभी चैप्टर से आपको कराया जाए आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। तो क्या कराया, सांप निर्वासित राजा जैसा क्यों लग रहा था। यानी राजा ने सिंहासन पर बैठा है, रानी बैठी है, वो वाला राजा नहीं, कुछ और राजा की बात हो रही है। सांप में कोने से गुण और उस इतनी राजसिक बनाते हैं। यानी कि सांप में कौन से गुण, सांप में ऐसा कौन सा गुण है जो उनसे राजा कभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार ये तो राजा है यार, ऐसा क्यों लगा। तो वही आपसे बताना है। चलिए, देखना स्टार्ट करते। द स्नेक हैड कम आउट फ्रॉम अ डीप लॉन्ग क्रैक इन द अर्थ एंड ट्रेल्ड ओवर द एज of the stone through it sipped water the dripped from the tap very silently with its strength mouth, and it lifted its head and vaguely looked at the poet। इसका मतलब है कि सांप धरती में एक गहरी लंबी दरार से बाहर आया था। यानी कि जो कि ये क्या करेगा, अब सांप को आसमान थोड़ी ना उतरेगा, तो बिल से ही बाहर निकलेगा कि ना, यही बात है। और पत्थर के गड्ढे के किनारे पर रेंग रहा था। यानी कि जो पत्थर मान चलिए, जो यहाँ पे पत्थर, इसको क्या रेंग रहा था। रेंगना मतलब ये नहीं कि एक गोर पर रेंग रहा था, वो उसको जैसे चलता है वैसे चल रहा था। मतलब वह नल से टपकते पानी को अपने सीधे मुंह से बहुत चुपचाप पी रहा था। यानी कि पी रहा था जैसे कि आदमी पीता है, वो अपने तरफ से पी रहा था पानी को, क्योंकि गर्मी का दिन था और बेचारा पोएट को भी प्यास लगी हुई थी, और जो सांप था उनको भी प्यास लगी हुई थी। और वह सिसक रहा था, यानी पता नहीं कैसे सिसक रहा था, वो तो हम नहीं देखे थे। उसने नल से टपकते पानी को अपने सीधे मुंह में बहुत चुपचाप पिया, और अपना सिर उठाकर कवि की ओर स्पष्ट दृष्टि से देखा। उसकी शांत और स्थिर दृष्टि नल से टपकते पानी को क्या पीने में तत्पर थी। और इट्स केम एंड क्विक लुक इंटेंट सिपिंग ऑफ ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द टैप, एंड इन बिटवीन रेजिंग इट्स हेड एंड लुकिंग ऑल अराउंड मेड इट लुक वेरी मेजेस्टिक। तो ये प्रश्न आपको पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपको उतना समझा सके, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका बहुत ही कम समय है, आपको रिवीजन भी करना होगा। चलिए, क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखिए। व्हाट वाज हिज रिएक्शन आफ्टर हिटिंग द स्नेक। ये भी प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि सांप को मारने के बाद, ये भी आपका स्नेक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। सांप को मारने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी वो क्या किया मारने के बाद। ऐसा तो वो फुफकार काटना तो नहीं दो रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखना है कि द पोएट रिपेंटेड अ लॉट आफ्टर हिटिंग द स्नेक, ही डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ फॉर दैट एक्ट ऑफ कवर्डाइज एंड द वॉइसेस ऑफ हिज एक्यूडेड ह्यूमन एजुकेशन। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि सांप को मारने के बाद कवि को बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप है, क्यों मारे उसको, बेचारा क्यों मारे। वो तो देखिए, इस तरह आपको कवि को इतना पश्चाताप इसलिए होता है क्योंकि पहले वो सांप ने हमला नहीं किया, पहले कवि ने उन पर हमला किया, तो डंडे उठाए और चला दिए उस पर, और लगा उसको और बिल में चला गया। फिर लगा कर हम बेकार, कितना आपको भी लगता हो। देखिए, आपके भी घर में मान लीजिए सांप निकलता है, वो भले जहरीला ना हो, लेकिन आप क्या करते हैं, लाठी उठाते उसको कूच देते, सर कूच दो, इसको मार दो, मार के खत्म कर देते हैं उसको। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई हमें हानि ना पहुंचाए, हमें भी किसी और को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उसे अपनी कायरता के लिए खुद पर और अपनी आरोपित मानवीय शिक्षा की आवाज़ में बहुत घृणा हुई कवि को, कि अरे हमें कैसा शिक्षा मिलता है कि हम किसी दूसरे को मार देते हैं जब तक वो आक्रमण भी नहीं करता है। इसलिए वो उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न बढ़ाइए।
तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा है, ये भी बहुत मजेदार प्रश्न है। हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। क्या कहा जाए इसमें, चलिए इसको हिंदी समझते हैं। पारंपरिक समाजों में, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब पारंपरिक समाज, पारंपरिक समाजों में प्रसव प्रबंधन के तरीके किस प्रकार उपयोगी होते हैं, किस प्रकार उसको उपयोग किया जाता है। जो कि इसमें जो आपका अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर है, जिसको जर्मन गिरी लिखे हुए, तो ये वही से लिया गया है। इसमें देखिए, उसमें ए चाइल्ड इज बोर्न का मतलब ये है कि एक बच्चे का जन्म, उसमें बच्चे का जन्म के बारे में सभी चीज़ बताया गया है कि वो बच्चे का जन्म होता है, उस पर कैसा उत्सव मनाया जाता है, कितने दिन में कौन सा सेरेमनी रखा जाता है, कौन से कहाँ के लोग कितना उत्सव मनाते हैं, जो प्रेग्नेंट होती है कौन कौन से कष्ट होते हैं, उसके बाद वो कहा जाती है, इन सभी के बारे में उसमें बताया गया। आप वो निश्चित रूप से आप उस चैप्टर को पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आपको उतना टाइम नहीं, पढ़िएगा मत अभी, क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको सिर्फ समझते चलिए। चलिए इसको समझते हैं कि हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल। तो आपको लिखना कैसे है, देयर आर सर्वाइवल वेज बाय विच चाइल्ड बर्थ इज मैनेज्ड अ traditional society. Their usefulness stem directly from the fact that they are socially and culturally accepted by the society, and the mother does not have the psyche burden of रीइन्वेंटिंग द प्रोसीजर। इसका मतलब हुआ, पारंपरिक समाजों में बच्चे के जन्म को प्रबंधित करने के कई तरीके, बहुत ही तरीके से मनाया जाता है। उनकी उपयोगिता सीधे इस तरह से उपजी है कि वे समाज द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, और माँ पर प्रक्रियाओं को फिर से आविष्कार करने का मानसिक बोझ नहीं होता। यानी इसमें ज़्यादातर कहा जा रहा है कि पहले जो क्या होता है, यानी कि अभी भी मान के चलते वही हाल है कि जब तक मान लीजिए कि आप एक लड़की है और आपका शादी हुआ, तो आपका शादी होने के बाद जब तक आपको उस परिवार, जहाँ आप जाएंगे दूसरी जगह, तब तक उस परिवार का पोजीशन नहीं समझा जाएगा जब भी आप एक बच्चे को जन्म ना दे देती। ऐसा मान्यता है, अभी भी वही चल रहा है, क्योंकि आपको भी यहाँ ऐसे ही होता होगा। तभी भी बहुत ही इज्जत व्यवहार नहीं होता तब तक वो बच्चों को जन्म नहीं देती, क्योंकि होता है, दिमाग चलिए किसी बच्चे का जन्म हो, उसका नाम है मान लीजिए, उसका नाम क्या रखे, उसका नाम मान लीजिए ऋतु है, मान लीजिए उसका नाम क्या, ऋतु यार लड़की का नाम हो जाता है, मान के चलिए उसका नाम पिंटू है, ठीक है, मान के चलिए पिंटू है, तो क्या करेगा, जैसे बहुत सारे क्या होंगे, उस घर वाले होंगे, कहा कि पिंटू की मम्मी, इस प्रकार से वो कह के बुलाता है, इसका होता है उसे पता चलता है कि हाँ एक बच्चे को जन्म दी हुई है। तो इस प्रकार उनको अपना परिवार का सदस्य तब तक नहीं समझाता जब तक वो किसी बच्चे को जन्म ना देती। तो ये इसमें कहा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ाते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द थ्योरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट द राइटर टॉक्स अबाउट। इसका क्या मतलब है, लेखक ने मानव विज्ञान के किस सत्य की बात की है, लेखक ने मानव विज्ञान की किस सत्य की बात की है, ये कहाँ से लिया गया है, बात करें अगर ये कहाँ से लिया गया तो फायर हिम जो आपका चैप्टर है वही से लिया गया है। चलिए इसको समझते हैं। राइटर रिफर्स टू द फैक्ट दैट व्हेन अ वुमन गोज फ्रॉम हर मदर्स हाउस टू हर मदर हाउस इन लॉ टू लीव ही शी डज नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द न्यू फैमिली इन द ट्रू सेंस अंटिल सी हैज़ बोर्न ए चाइल्ड। सॉरी आपका लगता है ये आपका लिया गया है चाइल्ड बॉर्न से, क्योंकि बच्चे का जन्म की बात हो रही है तो वही से लिया गया होगा। चलिए इसको समझते हैं। लेखक का कहना है, लेखक कौन, जर्मन गिरी, कि जब एक महिला अपने मायके से ससुराल रहने के लिए जाती है, यानी जो उसका मायके होता है जहाँ पे वह रही होती है, वहाँ से ससुराल रहने के लिए जाती है, तो वह सही मायने में एक नए परिवार के सदस्य तब तक नहीं बनती। मैंने बताया ना, तब तक वो नए परिवार के सदस्य के रूप में नहीं जानी जाती जब तक वो एक बच्चे को जन्म नहीं देती। ये आपका ऐसा आपका माना जाता है, ये सब अगर यही आपका मान्यता भी है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, ऐसा ही होता है। तो अभी एक बात और भी आप देखे होंगे कि जब भी कोई लड़की मान लीजिए शादी हुआ तो उसका जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो सबसे लोग कहा जाती है, वो अपना किसी भी आप देखेंगे उसका जो जन्म होता है वो ससुराल में नहीं होता, वो अपने मायके चली जाती है, जब उसका मम्मी पापा उसके भाई बहन जहाँ होता है वहीं पे वो चली जाती है। जब उसके पहली बार प्रेग्नेंट होती है, बस दूसरी तीसरी बार तो अपने घर पर ही वो अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ज़्यादातर दिखाया जाता है कि वो अपने घर ही जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। उसके बाद मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, और सबसे पहली बात उनको अपने परिवार के साथ समय बिताने का बहुत सारा उनको मौका मिलता है, ऐसा ही होता है। तो आपको भी देखते ही होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या करा, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या करा कि हाउ डज लैंग्वेज कम इन द वे ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वुमेन प्रॉब्लम। इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए समझते हैं। महिलाओं की समस्या को बेहतर ढंग से, बहुत ही बेहतर ढंग से समझने की भाषा किस प्रकार बाधा बनती है। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी समझते हैं। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज पीपुल आर अनेबल टू एक्सप्रेस द फीलिंग सेंटिमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। यानी कि भाषा के उचित ज्ञान के अभाव में लोग अपनी भावनाओं यानी कि इमोशंस, संवेदनाओं और समस्याओं को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। महिलाएं, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि द वुमेन सिंपली सीट क्विकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग
and are unable to communicate their feeling. In modern hospital, the communication becomes difficult when the doctors, the nurses and the patient speak different language। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि महिलाएं बिना कुछ समझे क्योंकि बहुत सारे गाँव के जो महिलाएं तो उतना पढ़े लिखे नहीं होती है ना, उसके बाद इस बात रही चुपचाप बैठी रहती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। यानी कि वो अपने मान के लिए कोई महिला है वो डॉक्टरी में गई, यानी कि हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, नर्स होते हैं, डॉक्टर, वो सब इंग्लिश में बात करते हैं। और अब बात करें गाँव में तो इंग्लिश कहाँ से उतना सीख पाएंगे, इसलिए वो समझ नहीं पाते। इसलिए बात करें कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इंग्लिश अगर मान लीजिए भारत में आप है तो आपको इंग्लिश पर अच्छा खासा कमांड होना ही चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोगों को भारतीयों को उठानी पड़ती है। आधुनिक अस्पतालों में जब डॉक्टर, नर्स और मरीज अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, यानी कि मान के लिए मरीज बोल रहा है हिंदी कि आप कैसे, या मान के चलिए वो अपनी दवाई बोला कि हमें ये दिक्कत है, फिर डॉक्टर क्या करता है, वो हिंदी भाषा को डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। देखिए इंग्लिश तो उसका भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो हिंदी भाषा नहीं समझ पाते। हम लोग क्या है, हम लोग हिंदी, भोजपुरी, संस्कृत ये सब कुछ जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इंग्लिश होता नहीं जान पाते हैं क्योंकि हमारा इंग्लिश हमारे यहाँ सेकंड लैंग्वेज है। अगर फर्स्ट लैंग्वेज होता तो हम भी इंग्लिश में मैराथन होते हैं, हम भी किसी को अच्छे से टक्कर दे, हमारी क्या है, हमारा सेकंड लैंग्वेज है, यानी कि हमें ज़रूरत भर ही यूज़ किए जाते हैं और संचार मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आपका 5 नंबर प्रश्न है, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पर 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। व्हाट इज़ द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलेक्टिव वुमेन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक युवा सिलेक्टिव महिला के लिए गर्भधारण का क्या पुरस्कार होता है। जब गर्भधारण करती है, जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको क्या पुरस्कार मिलता है। अब कहेंगे भाई कोड रिवार्ड, भारतीय कोड पुरस्कार तो नहीं मिलता, नहीं ऐसा वैसा बात नहीं है, कुछ अपने तरह से वो फील करती है रिवार्ड के रूप में। कौन सा है, चलिए उसको हम देखते हैं। देखिए, अ यंग सिलेक्टिव वुमेन एट द टाइम ऑफ हर प्रेगनेंसी गेट्स an opportunity to live with her mother and sisters. This is the reward of her pregnancy। क्या कहा जा रहा है, इंग्लिश में क्या पढ़ दिए, एक युवा सिलहटी महिला को, एक जो युवा सिलहटी महिला होती है, देखिए अपने जो राइटर है जर्मन की, वो कहाँ की है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया के, तो सही बात है, वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही होगी। महिला को गर्भावस्था के समय, प्रेग्नेंट जो होती है उसके समय अपनी माँ और बहनों के साथ रहने का अवसर मिलता है उनको। बस बहुत सा देखिए कैसा होता है, अब ऐसा होता है मान के चलिए कि कोई मान के आपका शादी हो गया, मान के चलिए आप तो नहीं, आप तो लड़के होंगे, लेकिन और किसी का शादी हो गया तो वहाँ पर जाएगा तो वह जब अपने घर आने के लिए बोलती है तो वो कहता है ना कि 2 से 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 से 3 दिन के लिए जाओ, या फिर उससे ज़्यादा नहीं रहने देंगे, 4 से 5 दिन हो गया, बहुत हो गया। यानी कि वो अपने दबाव बनाता है कि आज आ जाओ, कल आ जाओ, यानी इस प्रकार से वो अपने रहने नहीं देता है। जब वहाँ पर ससुराल वाले जाते हैं अपने जो मायके में, वो किसी लड़की को रहने नहीं देते हैं, वैसे चलते हुए हमारे पास आता है, हमारे हाथ बढ़ाए काम करे, तो इसलिए क्या। लेकिन जब प्रेग्नेंट होती है तो वो जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक वो पूरा फ्रीडम होती है कि वो रहे वहाँ पे। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात होती है कि शादी के बाद अपने भाई बहनों के साथ रहने को मिलता है, अपने माता पिता के साथ रहने को मिलता है। तो ये इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न क्या कराए कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैन इन द बिगिनिंग। इसका क्या मतलब है, प्रारंभ में मनुष्य की स्थिति क्या थी। यह पर लिया गया है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि कुछ ऐसे विचार जो कि मानव जाति को और आगे समृद्ध बनने में, आगे बढ़ने में मदद किया। तो वह चैप्टर है, इसको ब्रेटन रसेल लिखे हुए हैं, तो आपका जो इंग्लैंड के हैं, तो वहीं से आपका ये जो आपका क्वेश्चन है वो लिया गया है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैन इन द बिगिनिंग, यानी कि प्रारंभ में, शुरुआत में मनुष्य की स्थिति कैसी थी। तो बताना है कि हिज कंडीशन वाज मिसरेबल, यानी कि उसकी हालात दयनीय थी, बहुत बुरा स्थिति, कुछ भी खा लेता तो कुछ भी, पेड़ पर पत्ता उसको उठाए खा लिया, क्योंकि पता ही नहीं था ना कि कौन सी चीज़ को खाना है, किसको पालना है। कुछ लोग तो हाथ और क्या शेर को पाले, शेर उन्हीं को खा गया, वो पाले के हमको आते हुए क्या करके उसको सहायता करे भोजन, वो शेर उनको खा गया। यानी कि पहले हम पता ही नहीं था कि किस पक्षी को, किस जानवर को हमें पालना है, कौन सी चीज़ खाना है। मान चलो कोई ऐसा चीज़ खा लिए और जिसको नहीं खाना चाहिए था, जहर के समान था, वो उसको और अपने मौत के मुँह में पहुँच गई, हम लोग पहुँच गए। तो इसी तरह से होता है कि पहले उतना पता नहीं था, क्योंकि हम जितने हमारे पहले तो आग का भी आविष्कार कैसे हुआ इसके बारे में पता नहीं था कि आग क्या होता है। जब आग का आविष्कार हुआ था, ऐसा माना था कि पहले क्या करता, जो भी मान के चलिए कोई पशु पक्षी उसको सीधे मार के खा जाते हैं, लेकिन जब से आग में पका के खाने लगे तो वो बहुत स्वादिष्ट लगने लगा, जिसके कारण सबको लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें आग में पका के खाना चाहिए। तो इसी बहुत ऐसी हालात थी मानवों की, जिसके कारण इसमें बहुत सारे हेल्प किए। जिसके आपका सबसे पहला जो नंबर था, आपका जो फायर का इन्वेंशन था, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसके कारण से हम लोग क्या आगे बढ़ने लगे। और सबसे पहले हम लोग जानवर से डरते, लेकिन अब क्या अब उतना डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इतनी जनसंख्या भारत की बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या। सबसे ज़्यादा बात करें तो करोड़ों में हो गई है भारत की जनसंख्या। इसलिए मोदी जी भी बहुत इस पर रोक ही रहे, क्योंकि कि जितना को 2 बच्चा पैदा कर, लेकिन आदमी क्या करे 4-5 से, गरीब लोग क्या करते हैं वही ज़्यादा, उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, इस प्रकार से बहुत सारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है। इस पर नियंत्रण करना चाहिए। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैन इन द बिगिनिंग, तो इसका मतलब है हिज कंडीशन वाज मिसरेबल, ही लेड नोमैडिक लाइफ, ही लिव्ड इन कैव्स एंड जंगल्स,
ही वॉज अफ्रेड ऑफ विद एनिमल्स, ही डिड नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर हिज फूड। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ मनुष्य की स्थिति क्या थी, तो उसकी हालात दयनीय थी। वो खानाबदोश जीवन जीता था, यानी कि वो ऐसा नहीं कि पता ही नहीं कि कब रात हुआ कब दिन हुआ, जहाँ चलते जा रहे थे, चलते कोई रुकना नहीं था, उनका एक घर ही नहीं रहता जहाँ पे वो सो सके उठ सके। वो जहाँ मान के चलिए जहाँ रात हो गई वहीं सो गए, जहाँ दिन हुआ जहाँ खाना मिल गया वहीं पे खा लिए, जहाँ लेट गए से कोई ठीक नहीं था कहाँ जाना है। वो गुफाओं और जंगलों में रहता था, ज़्यादा यही देखा गया है कि वो जंगल और गुफाओं में रहा करते थे। वह जंगली जानवरों से डरता था कि जानवर हमें मार देंगे काट लेंगे। वह नहीं जानता था कि अपना खाना कैसे बनाया जाए, जो मिला उसको खा लिए, बात खत्म। देखिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। हमारे विकास में आग की क्या भूमिका रही है। हम जो पहले मानव इतने अभी समृद्ध बन चुके हैं कि यार ऐसे ऐसे मशीन बना दे रहे हैं कि अब कोई शौक ही नहीं रहे। मान के चलिए आपको मशीन की बात आई रही है, बता दे रहे हैं आपका एक मशीन है जिसका नाम है AI। आप इसको यूट्यूब पर देखे भी होंगे। ये मतलब ये ऐसा मशीन है, आपको कोई सा एक फ़ोटो से वीडियो बना दे रहा है, यानी कि आपका जो 2 फोटो इसको ऐसा से वीडियो बना आप सोच भी नहीं सकते। जैसे बहुत सारे किसिंग वाला वीडियो बना दे रहा है कि ऐसा ऐसा वीडियो जो आप देखना नहीं पसंद करेंगे वैसा आपको बना दे रहा है। यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारे निगेटिव वीडियो की बात करें, बहुत सारे ऐसे वीडियो जो आप शायद नहीं देखे होंगे। यानी 2 लोग हैं हाथ जो रखा है, उसको ऐसा सीन बना दिया, वो लग रहा है कि वो साथ सही में किसिंग कर रहे हैं, पूरा इमोशन के साथ पूरा इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो ऐसा मशीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें से बहुत सारे इसमें खतरा भी है इसमें। चलिए देखते हैं कि हमारे विकास में आखिर क्या भूमिका है। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि आग का आविष्कार हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर बहुत ही अच्छा साबित हुआ। वी बिगेन टू फ्राई और फूड, यानी कि उसका क्या कहा जाए, हमने अपने खाने में तलना शुरू किया। बहुत यानी हम लोग अच्छे से उसको क्या किया, जो चीज़ हम कच्चा खाते उसको पकड़ खाने लगे, बहुत अच्छा लगने लगा। इट acquainted us with creating light in darkness and protecting us from with animals later on resulted in the art of cooking। तो इसका क्या मतलब है, इसने हमें अंधेरे में रोशनी पैदा करने और जंगली जानवरों से बचाने का तरीका सिखाया। यानी कि पहले क्या था, पहले अंधेरा हो गया था, कुछ पता नहीं था हम इसको इजोर कैसे करें। देखिए सबसे पहले सूरज था, लेकिन उससे पहले हम आग कब कैसे पता करें कि आग कैसे उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद कोई चीज़ हो पाया तो आग आया, उसके बाद हम क्या किए, आग से खाना पकाने लगे। और कोई आया तो उसको जानवर आते थे, हम आग का मसाले दिए थे, उसको हम भगा सकते थे। और बाद में इसका परिणाम पाक कला के रूप में सामने आया। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि व्हाई डिड सीबी वंडर अबाउट द टाउन। इसमें कहा जा रहा है कि सीबी शहर में क्यों घूमता रहा। यानी ये आपका लिया गया है द आर्टिस्ट वाला जो चैप्टर है, जिसको शिगा नोया लिखे हुए हैं, तो वे जापान के हैं बेसिकली। तो उसमें यही बात किया गया है कि एक लड़के को टैलेंट को कैसे बर्बाद किया जाता है। कि वो मान के चलिए आपका भी बचपन में बहुत सारा टैलेंट हुआ होता होगा, यानी कि मान के चलिए आप ड्राइंग करते होंगे, चित्र बनाते होंगे, या फिर आप फुटबॉल अच्छा खेल लेते होंगे, या फिर आप बॉक्सिंग अच्छा कर लेते होंगे। लड़कों को तो ऐसे बॉक्सिंग ज़्यादा पसंद होगा, तो वो बॉक्सिंग कर लेते होंगे। कोई ना कोई आपको ऐसा खूबी होगा जो अपने माता पिता को पसंद नहीं होगा, जिसके उनके दबाव में कारण आपको चीज़ छोड़ना होगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप उसी चीज़ में अपना करियर बनाते तो आप बहुत आगे जा सकते थे। लेकिन मजबूरी में यहाँ तक क्या होगा, भारत में ही आप प्रथा है ना कि पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, शादी नहीं होगी, बस उसके बाद क्या ही बताया। चलिए व्हाई डिड सीबी वंडर अबाउट द टाउन। तो इसमें क्या हुआ, टाउन में द सीबी वंडरेड अबाउट द टाउन इज सर्च ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ गॉड्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ही हैड बिकम फैमिलियर विथ एवरी प्लेस एंड शॉप that sold gods. He wanted to purchase as much quantity of new variety of gods within his means। यानी कि सीबी ने नई किस्म की लौकी की तलाश में शहर में घूमता रहा। यानी कि वो हमेशा लौकी ढूंढ रहा था। तो वो क्या करता था, मान से लिए आपका लौकी है इस प्रकार से, नहीं होगा इस प्रकार से, लेकिन छोड़िए देखिए बनाते हैं आपको। अब लौकी देखिए इस प्रकार से लिए आपका ये लौकी है, ये है आपका लौकी, इस प्रकार से लौकी है। इसमें क्या करें, वो बहुत सारा डिजाइन बनाएगा, इस प्रकार से ऐसा कर दिया, इसको ऐसा चिर दिया, ऐसा चिर दिया, बहुत सारा डिजाइन बनाता था। और इस प्रकार से क्या होता था, डिजाइन बनाया हुआ इसमें, और बाद में क्या था, बहुत ही महंगा बिका। इस जो आपका ये कद्दू का डिजाइन बनाया था सीबी, इसको बहुत ही लास्ट में पता चला कि जब बेचा गया तो बहुत ही महंगा बिका। तो अब इसे पता चला कि इस बच्चे का ऐसा टैलेंट था कि वो इतना महंगा बिक पाया। थोड़े ही समय में वह लौकी बेचने वाली हर जगह से दुकान से परिचित हो गया था कि अच्छा ये लौकी बेचा जाता है, सभी जानकार हो गया था। जैसे मान के लिए कोई बच्चा है, ज़्यादा ना 12 साल का ऐसे बच्चा है, तो वह हमें जो भी लौकी बेचने वाला था उससे अच्छा खासा परिचित हो गया था कि अरे आप लौकी बेचते हैं यार, बहुत अच्छा बातचीत बन गई थी। जैसे आपको बड़े लोग जो होते होंगे वो बात करते हैं, वैसे ही बात करता था। वो अपनी क्षमता के अनुसार नए किस्म की लौकी खरीदना चाहता था, यानी कि वैसे उस पर वो नए नए ट्राई कर सके, उस पर डिजाइन बना सके। इसलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या करा इसमें, हाउ डिड सीबी फादर रिएक्ट टू टीचर्स कंप्लेंट। क्या है कि कंप्लेंट, तो जब टीचर ने कंप्लेन किया सीबी के घर पर, तो उसका पिताजी को नहीं कंप्लेन किया, तो वो माता जी को किए होते। तो उनकी माता जी से वो पिताजी आए होते हैं सीबी को, तो बताए होंगे आपका बेटा ऐसा वैसा कर रहा है।
उसके बाद तो सीबी के जो पिता थे वो उठाए होंगे अपने हैमर उठाए और थोड़ा पूरा मार मार के जितना भी लोकी का डिजाइन सी बनाया था उसको नक्शा बिगाड़ दिया। उसके बाद तो सीबी का उस इतना पीड़ा लगा हुआ ना, वो तो आपको इमेजिन कर सके होंगे। तो सीबीज फादर गोट एंग्री व्हेन ही केम टू नो अबाउट द कंप्लेंट मेड by the teacher. He immediately grabbed his son by the collar and beat him. तो चलिए, शिक्षक की शिकायत पर सीबी के पिता की क्या प्रतिक्रिया थी। जब सीबी के पिता को शिक्षक द्वारा की गई शिकायत के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने बेटे का कॉलर पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी, उसको बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी। उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चा अब कद्दू को पॉलिश करना छोड़ दिया और उसके बाद क्या करने लगा। और क्यों कंप्लेन आया था, क्योंकि वो जो इथिक्स के जो टीचर थे, जो ऐसे टीचर जो कि नैतिक पाठ पढ़ाते थे, कैसे आपको रहना चाहिए, कैसे बड़े से बात करना चाहिए, कितना बड़े को सम्मान करना चाहिए, आपको नमस्ते करना चाहिए, ये हर सब आपको सिखाते रहते थे। लेकिन उसी क्लास में ये बदतमीजी करता पकड़ा गया। क्या कर रहा था, जो आपका कद्दू होता है उसको पॉलिश कर रहा था, यानी कि इसमें डिजाइन बनाता था, वो भी क्लास में, क्योंकि इसको पढ़ने में दिलचस्पी था ही नहीं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, प्राथमिक स्कूल जो आपका प्राइमरी स्कूल आजकल बात करते हो वही एक पहला से लेकर 5वीं तक जो स्कूल होता है सब बात करें तो वही में, तो उसको उसमें क्या प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ता था। और वहीं पे क्या हुआ कि वो कद्दू को पॉलिश करता हुआ पकड़ा गया। उसके बाद तो उसको पिटाई तो होना ही था। तो उसके बाद वो क्या किया, टीचर उसको बोले भी, बहुत सारे बोले भी होंगे, उस पर उस घर भर के भी कंप्लेंट किए। तो आज का ये क्लास कैसा लगा, उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्लास कैसा लगा। और लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।